इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सिर्फ मसाजिद से वाबस्ता लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाल रही हैं। आज तक किसी शराबी, चरसी, जुए और फहाशी का अड्डा चलाने वालों का नाम फोर्थ शेड्यूल में नहीं डाला गया। इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए भी अब शर्म आती है। फाजिल जज ने कहा, आप लोगों में हिम्मत है तो मसाजिद के खादमों और मुअज्जिनों का नाम फोर्थ शेड्यूल में डालने की बजाय कालिज़म जमात के बड़े लोगों को सिर्फ हाथ लगा कर दिखाएं। वो लोग तो आपकी हिफाजत में रहते हैं। जो लोग मसाजिद को आबाद करते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम फोर्थ शेड्यूल में डाला जाता है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मसाजिद के खादिम और मुअज्जिनों का इस कौम पर जो एहसान है, उसका बदला पूरी कौम मिलकर भी नहीं दे सकती। मसाजिद के खादम और मुअज्जिन मेरे और आपके लिए मसाजिद के फर्श साफ करते हैं, बैतुल खला धोते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मसाजिद से वाबस्ता लोगों का नाम फोर्थ शेड्यूल में डालते हैं। हाई कोर्ट ने लाल मस्जिद के खादम मंजूर हुसैन का नाम फोर्थ शेड्यूल से निकालने और उनका शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट बहाल करने का हुक्म दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतहाई शानदार फैसला। 3 अहम पॉइंटर्स। पहला पॉइंट, लाल मस्जिद के खादिम का नाम फोर्थ शेड्यूल से फौरन निकाला जाए। दूसरा पॉइंट, हिम्मत है तो कालिज़म जमातों के बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए या उन पर हाथ डालने की कोशिश की जाए। और तीसरा इंतहाई अहम पॉइंट्स, ऐसे मुल्क को इस्लामी जमहूरिया कहते शर्म आती है जहां मुअज्जिन और खुद्दाम की कोई इज्जत नहीं है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया मकबूल जान साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। पहला सवाल मेरा यही होगा, ये फोर्थ शेड्यूल है क्या? देखिए, फोर्थ शेड्यूल बेसिकली एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत एक शेड्यूल बनाया गया था और इस शेड्यूल के तहत बुनियादी काम यह होता था कि एक ऐसे शख्स को कि जिसके बारे में आपको शुबा है जी कि वो किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी कर सकता है या किसी कैसे काम में इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसी बात में इन्वॉल्व हो सकता है कि जो दहशतगर्दी की तरफ माइल कर सकती है, तो उसकी मूवमेंट को रोका जाए। जी, वो अपनी परमानेंट प्लेस को छोड़ नहीं सकता और उसको अगर छोड़ना है तो वो वहां के SHO को बता के जाएगा कि मैं वहां जा रहा हूं और नजरों में रहेगा। राइट, हाजिरी लगा। ये बेसिकली एक जमाने में बस्ता बे होता था, 10 नंबर के बदमाश जिसको कहते थे ना। जी जी, बस्ता बे जो है ये पुलिस स्टेशन के अंदर बदमाशों का, चोरों का और उचक्कों का और लुटेरों का, डाकुओं के लिए होता था कि वो अगर कहीं किसी जगह से सजा पा के आ जाते थे तो पुलिस उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखती थी कि और वो आके अपना पुलिस थाने में हाजिरी लगवाते थे कि माई बाप मैं यहां पर हाजिर हूं। मीडिया का कमाल पता है क्या है जी, और यह मीडिया की मैं बड़ी खुल के बात करना चाहता हूं। जी जी, मीडिया प्रोटोटाइप इमेज बनाता है। आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले बदमाश का, चोर का, उचक्के का, फसादी का इमेज ये था कि एक ऐसा शख्स जो सुल्तान राय की तरह बड़ी बड़ी मूछें रखता है, जो कान में मुंदरी पहनता है जी, जो गलत तरीके से पान फेंकता है या कोई टेढ़ी होकर चलता है या उसने बाल ऐसे बनाए हुए हैं या लाचा है या कोई गाली देता है, तो उसको पुलिस थाने वाले जो थे समझते हैं कि इसकी शक्ल से बदमाश लगता है जी, उसको चेक पोस्ट पे रोका जाता था, उसको देखा जाता था, उसकी तलाशी लो कि ऐसा। दुनिया पूरी में ये जो डॉन्स का जो इमेज था, जी जी, वो डॉन भी इसी तरह के होते थे, खा वो इटली में रहता हो और किसी और जगह, कि वो आइडेंटिफाई होता था एक नॉर्मल बिहेवियर से लहदा। गुज़श्ता 25 साल से दुनिया भर में मीडिया ने एक कैंपेन चलाई जी, कि एक ऐसे आदमी का इमेज पेश किया जाए खतरनाक के तौर पे कि जिसमें माथे पे महराब है, जिसकी दाढ़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके टखनों से ऊंची शलवार है। जी, यानी आप अंदाजा करें कि इस इमेज को इस हद तक प्रोपोगेट किया गया। और आज उनका फैसला बड़ा कमाल का, शायद सिद्दीकी साहब का बहुत कमाल, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, जी, शौकत अजीज का फैसला बहुत कमाल का फैसला। उन्होंने कहा है कि आप मुझे ये बताइए कि आप पकड़ने पे आते हैं फोर्थ शेड्यूल की लिस्ट के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन कौन है? वो जो बंदा 3 बजे 4 बजे उठ के मस्जिद में जाके झाड़ू देता है, सफाई करता है, जो उसकी बैतुल खला को साफ करता है, जी, जो लाउड स्पीकर ऑन करता है, जी, जो स्पीकर ऑन करके, अगर किसी गांव में स्पीकर नहीं है तो वो थोड़े से चबूतरे पे खड़े होकर अजान देता है और फिर उसी ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर लोगों को नमाज पढ़ाता है और फिर उसके बाद बच्चे अगर आए हुए तो कुरान पढ़ाता है। यानी आप अंदाजा करें कि पूरे पाकिस्तान में हजारों मसाजिद होगी जी, और इन मसाजिद के उलमा की तनख्वाह 3000 4000 से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है।
उसके अंदर एक छोटा सा हुजरा जिसके अंदर वो बेचारे रहते हैं, उस कच्ची मस्जिद के अंदर वो रहते हैं, ठीक। और उसके अंदर उनको घर में शाम को कभी कोई बंदा आ गया, कोई खत्म दलवाना है या कुछ है, तो उसको खाना मिल जाए। ये तो बात हो गई खुद्दाम की। ये बताइए, क्या कलदम जमातों के जो बड़े लोग हैं, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे रहे हैं, क्या ये लोग सरकार की छत्र छाया में ही रहते हैं जिस तरह कोर्ट की जानिब से कहा गया है? पहली बात तो यह है कि कलदम तंजीमों की, हमारे यहाँ एक और मसला है, कलदम तंजीमों की जो डेफिनेशन है वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है जी। कलदम तंजीमों की लिस्ट बड़ी लंबी है। मसलन 1970s में जो तंजीमें कलदम हुई थी, उनके सारे लीडर आज घूमते फिरते हैं जी। मसलन नेशनल अवामी पार्टी कलदम हुई थी जी। आज खान अब्दुल वली खान साहब कलदम थे, दूसरी पार्टी बना ली, वो दूसरी पार्टी में चले गए, उनके बेटे इसफंदियार वली, अजमल खट्टक वट्टक सारे थे, ठीक। उसके बाद और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि कलदम हुई वक्त के साथ साथ। अब जो रिसेंट कलदम हुई हैं उनमें एक है तशय्यो की, शियों की तंजीम है, और एक तंजीम है उनकी स्पाई साहबा की, जी, ठीक। अब स्पाई साहबा के वालों ने दूसरी पार्टी में, वो कहते ये हैं कि इन सारे लोगों के साथ तुम लोग आपस में फिर घुल मिल के रह रहे होते हो, पार्टी बंद होती है, फिर मतलब जैसे जमात दावा है, जमात दावा की उन्होंने पूरा इंसानियत के पता नहीं क्या बना लिया, जो कुछ इन्होंने जमात अहले सुन्नत बना लिया। वो कहते हैं इनके बड़े लीडर्स तो आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, वो तो जुलूस निकालते हैं, वो तो जलसे आपका जोर जो है, मतलब यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का मामला यह है कि एक गरीब मौलवी को पकड़ते हैं, और उसमें सवाल किया उन्होंने कहा जी आप ये बताएं, आप ये बताएं कि आपने इसको किस बुनियाद पर पकड़ा है? जी इनके स्पाई साहबा के साथ आना जाना मिलना जुलना है। पूछा गया ना कोई सबूत है? उन्होंने कहा कोई सबूत, उसने कहा सबूत कोई नहीं। मैं आपको अपने असिस्टेंट कमिश्नरशिप का एक वाकया कोयटा का सुनाता हूँ। ये जो पुलिस वाले किस तरह के केस बनाते हैं जी। एक सर्कस का मालिक जो था जी, उसने वहां सर्कस लगाया। अब सर्कस जब लगाया तो इन्होंने उनसे भत्ता तलब किया, उसने भत्ता नहीं दिया। वो बहुत शानदार से होटल में उनका नौजवान एक ठहरा हुआ था। अब पुलिस वालों ने एक केस बनाया बड़े मजेदार किस्म का। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर ड्यूटी दे रहा था होटल के बाहर जी, स्पेशल ब्रांच के तौर पे मेरी ड्यूटी लगी थी, ठीक है। और मैंने देखा है कि एक लड़की जो आई है जी, वो वहां से आई है और वहां से आके उसने फला कमरे में चले गई है, एंट्री मारी है, होटल में गई है। अच्छा। और उसके बाद वो जब वापस आई है तो उसके बाल गीले थे, तो आप लगता है कि कोई हदूद का केस हो गया और वो लड़का जो है भाग गया है। अच्छा। तो लड़की जो है वो हमने पकड़ ली है, तो ये जनाब इसको जाके ना हम वहां इसको अंदर करें, नहीं लड़के को वारंट दें, वारंट दें, ठीक। मैंने कहा तुम ये बताओ कि जिस घर से भी कोई गीले बालों वाली लड़की निकलेगी तुम उस हल पे हदूद का केस चला दोगे? यानी ऐसे यही 4th शेड्यूल का मसला है जी, कि चूंकि उसके मुंह पे दाढ़ी है, चूंकि वो माथे पे मेहराब है, चूंकि उसके टखने चलवा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस पाकिस्तान के अंदर जी 3 काम हमने उलमा को दिए, ये जो मस्जिदों के मौलवी थे जी, जो लाखों के हिसाब से हैं। एक कि आप नमाज पढ़ाया करेंगे मस्जिद के अंदर, 5 वक्त की नमाज पढ़ाया करेंगे और मस्जिद को मेंटेन करेंगे जी। नंबर 2, आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और आप हमारे शादी के वक्त आप निकाह पढ़ाएंगे। 3 काम किए ना, उससे ज्यादा हम मौलवी को कुछ देने को तैयार नहीं है। इन तीनों कामों को जितनी ईमानदारी के साथ इन मौलवी ने अदा किया, आज तक कभी कोई जनाजा लेट नहीं हुआ कि मौलवी हड़ताल पे है जी। आज तक कभी कोई निकाह लेट नहीं हुआ कि मौलवी हड़ताल पे है। आज तक कभी फजर की अजान लेट नहीं हुई, हम फजर की नमाज लेट नहीं हुई, बिल्कुल सही बात, जोहर की नमाज लेट नहीं हुई, मस्जिद को ताला नहीं लगा कि आज मौलवी अपने मुतालबात अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। इस हद तक साबर और शाकिर तबका इस मुल्क का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बहुत सही के, और ये पहला मसला है। असल मसला ये है, इशफाक साहब कहते थे कि जो लोग अल्लाह को गाली देना चाहते हैं उनकी जुर्रत नहीं होती, जो इस्लाम को गाली देना चाहते हैं उनकी जुर्रत नहीं होती, वो गाली मौलवी को दे के अपना सीना ठंडा करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस मुल्क के अंदर कोई सबसे मजलूम तरीन तबका, मैं सही कहता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं अक्सर कहता हूं कि आज तक मुझे बताइए जी 3000 रुपया तनख्वाह है, कभी को मौलवी खुदकुशी से मरा? नहीं। खुदकुशी कहां होती है? वेरी कॉन्टेंटेड, कभी को मौलवी आपको खुदकुशी से मरता हुआ नजर नहीं आएगा जी। खुदकुशी से कौन मरता है? वही जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पैसा है, जिसको सारी चीज जी। और ये है वो असल मामला जिसकी, और अच्छा फैसला है शौकत अली सिद्दीकी साहब के की जजमेंट बहुत अच्छी है जी। पाकिस्तान के होम सेक्टर
जो मौलवी टीवी पे बैठते हैं, टीवी पे बैठकर फतवे जारी करते हैं, बातें करते हैं, उनके दरमियान और आम मौलवी जो मस्जिद में पढ़ाता है और कम वजीफे पे काम करता है, कितना फर्क आप महसूस करते हैं टीवी पे बैठकर? अब मौलवी कौन है? एक्टर मौलवी है जी, वो मौलवी नहीं है। मैं गिनना शुरू करूं? राइट राइट। आप मुल्लानिया एक्टर हैं। जी, वो सुबह ड्रामा रिकॉर्ड कराती हैं और शाम को दुपट्टा सर पे पहन के ना, हिजाब पहन के आ जाती जी। हैं, रमजान का शो कर रही होती हैं। वो सुबह कुछ और डांस कर रहा होता है किसी और जगह, और शाम को आके ना अल्हम्दुलिल्लाह करके एक्टर। टीवी पे तो एक्टर बैठते हैं जी। टीवी पे आप गिने चुने मौलवी यहाँ पे आते हैं, 4-5 में आप गिन के बना सकते हो, 4-5 लोग हैं। और वो भी इसलिए आते हैं कि हमारे टीवी के लोग जो होते हैं हमेशा ऐसे मौलवी को बुलाएंगे जो उनका जवाब न दे सके, बेचारा कमर्शियल होगा, जो सादा कमर्शियल लो होगा। आदमी, जी हाँ। या फिर मुफ्ती कवि जैसे लोग होते हैं, या और भी इसी तरह मुफ्ती के अब्दुल कवी साहब। अब्दुल कवी साहब जो हैं, ठीक है। वजह तो शोहरत बहरहाल, जिनकी मैं वैसे कंदील कह रहा बरोज हूँ बनी। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये फैसला अच्छा है। सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि होम डिपार्टमेंट को, जी पुलिस को, जी। स्पेशल ब्रांच को अपनी लिस्टों को रिवाइज करना सर, चाहिए। जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि मुल्क को इस्लामी जमहूरिया कहते हुए शर्म शर्म आती आती है, क्योंकि इस तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमात होते हैं, बातें आती हैं, उनका नाम फोर्स शेड्यूल में शामिल किया जाता है और फाइनली उनके अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाते हैं। उस बेचारे के अकाउंट में होंगे कितने पैसे सर? देखिए, मसला पता क्या है? मसला पता क्या है? जी। हमने मस्जिद को खुद तज़लील ज़िल्लत की जगह बनाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हदीस, जी कि निकाह मसाजिद में करो। अंग्रेज ने और ईसाइयों ने यह बात अपनी पहले बांधी, उन्होंने भी, बादशाह भी होगा तो निकाह चर्च में होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हम कहते नहीं, मौलवी साहब 500 रुपए दो ना, तो ऐसे ही बुला लो जी। 500 भी पूरा नहीं देंगे। वही ना, उसको बुलाएं इधर। यानी हमने मस्जिद को, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तमाम कारोबार सल्तनत का मरकज होती थी, जहां से तमाम फैसले होते थे, जहां से जहाद के फैसले होते थे, जहां से जहाद के काफिले तैयार होते थे, जहां से लोग बदर के लिए निकले, जहां से लोग ओहद के लिए निकले, जहां से लोग खंदक खोदने के लिए निकले, जहां से लोग फतह मक्का के लिए रवाना, वो मस्जिद जहां से फैसला होता था कि फलाह को संसार कर दो, उसी मस्जिद से फैसला हुआ था मायत का कि इस पे ज़िना की हद लगती है, संसार कर दो। जहां से फैसला होता था कि आज फलाह वफद के साथ मुलाकात होनी, जहां से फैसला होता था कि दुनिया की ये आलमी ताकतें हैं, इनको खतूत लिखो, उसी मस्जिद में बैठ के हमने उस मस्जिद को सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए छोड़ दिया हुआ है। यही हमारी असल में बदकिस्मती है, जिसकी वजह से इस मुल्क को हम इस्लामी मुल्कत नहीं कह पाते। हमारी बदकिस्मती यही है क्योंकि हमने मस्जिद को वो दर्जा नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क के एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल आदमी की, जो कहते हैं कि सिंध के बगैर भारत नामुकम्मल है। क्यों कहते हैं, बात करेंगे औरिया साहब से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे पड़ोसी मुल्क के इंतहाई जिम्मेदार शख्स LK एडवाणी कहते हैं कि सिंध के बगैर भारत का तस्वुर या वजूद नामुकम्मल है। क्या बलूचिस्तान या दीगर इलाकों में जो हर्जा सराई की जा रही थी भारत की जानिब से, वो अब इससे बाज आ चुका है कि अब उनकी नजरें सिंध पर हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, कश्मीर में जो करना था कर दिया इन्होंने, बलूचिस्तान में जो करना था वो किसी हद तक कामयाब हुए, बाकी हमारी फौजों ने धकेल दिया पीछे, तो अब क्या सिंध की तरफ नजरें हैं इनकी, यही करना चाहेंगे? एडवाणी से मेरी 3 मुलाकातें और बड़ी तफसीली मुलाकातें हैं जी। एक तो एडवाणी से मुलाकात है कि जब वो कटास राज में आया था, मतलब DG आर्कियोलॉजी था जी, और वो कटास राज को चाहते थे कि उसको, क्योंकि कटास राज बुनियादी तौर पर वो जगह है जी, कि जिसके बारे में कहा जाता है कि शिव देवता जो था, इसकी बीवी जो थी सती, वो मर गई थी तो ये रोया था। अच्छा। तो उसका एक आंसू जो है ये कटास राज में गिरा था। वो वहाँ एक आर्टिजन वेल है, पानी खुद ब खुद नीचे से निकला है, वो पानी उसका है। और दूसरा अजमेर के पास एक पुष्कर जगह है, वहाँ पर है। तो पुष्कर में एक मेला होता है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि होता है कि शिव को दोबारा जब पार्वती इसको मिली थी तो उसकी शादी होती, तो भजन गाए जाते हैं। अच्छा। तो वो यहाँ पर महाशिवरात्रि, ये दूसरा बड़ा उनका बनारस के बाद जगह है। अच्छा। तो एक तो वहाँ पर बड़ी तफसील से मुलाकात हुई, कई घंटे बल्कि साथ थे। फिर उसके बाद दोबारा ये आया था लाहौर के विजिट के लिए, तो उस वक्त भी बहुत लंबी चौड़ी, बहुत तेज़ आदमी। जी। और फिर उसके बाद मैं गया था
भारत उसके तमाम मंदिरों का देखने के लिए, क्योंकि यहाँ आर्कियोलॉजिकल उसको हमने करना था, रेस्टोर करना था, तो उस अडवाणी ने फॉरेन ऑफिस ने मुझे बुलाया था। तो आखिरी जो मेरी मुलाकात थी आने से पहले, वो खाना उसके घर पे था जानपत रोड। अच्छा। और वो बाद में फिर एक जॉइंट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके साथ। अडवाणी बुनियादी तौर पर सिंध के साथ, ये उसका मुझे बड़ा बेजर सा बयान लगता है। पैदाइश सिंध की है जनाब, मौजूद की पैदाइश सिंध। दो लोग हैं जिनको मैंने यही, एक जगन्नाथ आजाद जी, और उसका बाप जो था त्रिलोकचंद महरूम होता था। जी जी। तो त्रिलोकचंद महरूम जो था वो सिंध में पैदा हुआ था। तो हमारे बचपन में क्लास में किताब नज़म होती थी त्रिलोकचंद महरूम की कि ए रोज़ करम कीजिए पैगाम रसानी, जब दूर से आ जाए नजर सिंध का पानी, वाह। जो कुछ कहूँ लिल्लाह उसे याद से कहना, हसरत भरी आवाज में फरियाद से कहना, कहना कि मुसाफिर कोई आवार है गुर्बत, वाह वाह। देता था सलाम और ये कहता था बहसरत, ए आब अब्बासी के बसत मौज रवां है, मालूम है तुझको तेरा शैदाई कहाँ है। वाह वाह। तो ये जब उन्होंने हिंदू यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जब लोग वहां से आए, तो अडवाणी का दुख बुनियादी तौर पर उस सिंध का वो है। क्या उनका ये दुख जाती दुख है या वो अपने वतन की हैसियत में कह रहे हैं? जाती है, जाती है। अच्छा। इसलिए मैं इस खबर को, मैं क्योंकि उसने वो जहां गया है ना, वो वहां पर बेसिकली एक पता श्री वर्मा एक बहुत बड़े वो थे, अपना जिसे कहते हैं अवतार समझे जाते हैं, रिसेंट भी अवतार जो है ना जी जी समझे जाते हैं। बस अभी जो सबसे बड़ा मंदिर जो इंडिया के अंदर जमुना के किनारे दिल्ली के अंदर है, वो अक्षयधाम मंदिर जो है, वो भी एक 1925 में पैदा होने वाले एक बहुत बड़े अवतार का है, और उसी का मुजस्मा वहाँ होता है, उसी की पूजा होती है। बाकी छोटे छोटे रखे हुए देवता देवते छोटे। लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान का जो सिनेरियो है वो बड़ा अजीब सा होता जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की इंसर्जेंसीज जो हैं वो इस्लाम के हवाले से बिल्टअप हुई हैं। मतलब इंडियन एक्सप्रेस की जो बड़ी खबर है आज से कोई 2-1 महीने पहले की, उसने कहा है कि ये जिस वक्त बांग्लादेश में 1971 की मूवमेंट चलनी शुरू हुई है, तो बांग्लादेश में वो सियासी लोग जो कि हसीना वाजद के या शेख मुजीबुर रहमान के साथ नहीं थे, वो वहाँ से भाग के वहाँ जाके उन्होंने अराकान, एक जगह थी जहाँ पनाह ले। अराकान का मैं बताऊँ, रोहिंगा का बताने की बात, कि अराकान वो जगह है जो बहुत पुरानी मुस्लिम रियासत होती थी। अच्छा। बहुत छोटी सी। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ रियासतें होती थी ना, जी जी, भावलपुर है ये, जी 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 जी, जिसको अंग्रेज ने जब फतह किया है तो उसने उसको बर्मा के अंदर जम कर दिया है। और अराकान का मामला ये है, जो रोहिंगा जहां रहते हैं, कि अराकान के लोग कायद आज़म के पास आए थे कि हमें भी हमारा हक बनता है, हमें भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। राइट। लेकिन वो चूंकि कायद आज़म ने केस पेश किया, लेकिन ज़ाहिर बात है कश्मीर, तो ये अराकान बेसिकली बांग्लादेश का कश्मीर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां पर रोहिंगा, तो इस वक्त वहां वो लोग वो बैठे हुए। आसाम की रियासत भी थी, वो भी बाशानी वगैरह वगैरह उस वक्त गए थे, और उन्होंने वहां जाके बाकायदा रेफरेंडम के कहा था कि यहाँ भी रेफरेंडम होना चाहिए, कि यहाँ के आसाम में मुसलमान ज्यादा है। तो ऐसे हालात के अंदर अब वो इंडियंस कहते ये हैं कि वहां पर एक बड़ी तादाद जो है वो लोगों की जमा हो रही है, मुसलमानों की, और इर्द गिर्द से भी जो मुसलमान है वहां जाके इकट्ठे हो रहे हैं, और वो कहते हैं। और ये सब कहीं CPAC की वजह से जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ने तो ऐसा नहीं किया कि भारत को चारों शानों चित कर दिया और अब भारत जो है गुस्से में सीख पा हो के उनके जो एक्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। कुछ दिन पहले वहां पर जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया। पाकिस्तान वहां से 1000 मील दूर है जी। पाकिस्तान कितनी, कश्मीर तो चलो हम पड़ोस में है जी जी, कि यहां से आप निकले, मरी से आगे निकले कश्मीर जी जी, और आज ही लहराया आज और उन्होंने बकायदा, मैं इसके आज से कुछ 1 महीने पहले की आपको खबर सुनाऊं कि एक मंगदाओ पुलिस स्टेशन है वहां पर, अराकान का जो मेन हेडक्वार्टर है जी, वहां उन्होंने हमला किया, और हमला करके उन्होंने 62 राइफलें और 10,000 जो है राउंड्स जो है वो छीन के ले गए जी। ठीक, उसके बाद वो आए वहां पर लोग, उन्होंने पूरे के पूरे गांव को आग लगा दी, बर्मा के पुलिस वाले जो थे, रोहिंगा गांव को आग लगा दी, और वो वहां से बच्चे औरतें जल के मर गई। फिर उसके बाद लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कर्नल को मार दिया। अच्छा। अब वहां पर वो कहते ये हैं कि एक वो दरिया है, दरिया नाफ, जो कि उसके दरमियान है, बांग्लादेश उसके दरमियान वो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर हर वक्त या तो इनकी झड़पें होती हैं या उनकी झड़पें होती रहती हैं। और वो कहते ये हैं कि अबू अम्मार एक शख्स है कि जिसका नाम हाफिज ताहिर है बेसिकली, तो अबू अम्मार के नाम से है, वो इस वक्त वहाँ पर उनकी सरबर्दी कर रहा है। अब ये कहते हैं जी अलकायदा से है, तो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेता है, तो वहाँ, लेकिन बुनियादी तौर पर कहने की बात यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर जी, खा वो बांग्लादेश हो,
खा वो म्यांमार हो और आसाम हो, ये पूरा इलाका जो है इस वक्त इंसर्जेंसी की बेस बन गया हुआ है। राइट। और वहां पर एक शिद्दत पसंद मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे बंगाल को इकट्ठा कर लें, जिसमें कलकत्ता भी शामिल है, तो मुसलमान अक्सरियत में होते हैं। जी। इसीलिए तो बंगाल से अलहदा हुए थे, क्योंकि हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो थे ये पूरे बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, Right. उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता था, Right. पूरे बंगाल के, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये तो हिंदुओं ने खुद उसको अलहदा किया खास तौर पे, जैसे कराची, सिंध को कराची से अलहदा, उससे अलहदा किया, बॉम्बे से अलहदा किया, ताकि मुसलमानों की अक्सरियत बने। अब इन सारी बातों का उनके सिंध से जुदा होने के दुख से क्या ताल्लुक है? नहीं, दुख नहीं, हर को बंदा वहां नंबर बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, वहां पर अच्छा। और पहली बात यह है कि उन्होंने उसके अंदर जो है अपना उनका वंदे मातरम का जो तराना है, उसके अंदर सिंध शामिल है। बिल्कुल शामिल है, उसकी बिल्कुल शामिल है। उसकी एक वजह यह है जी। कि बुनियादी तौर पर वो कहते ये हैं कि ये जो हिंदुस्तान है, बड़े सगीर पाकवंत का जो इलाका है, जी। ये बेसिकली देवताओं की सरजमीन है, और देवताओं की सरजमीन हमारी माँ है। और इसके ऊपर सबसे पहले ब्राह्मण उतरे थे जो सर से बनाए गए थे, फिर वेश उतरे थे जो सीने से बनाए गए थे, फिर क्षत्रिय उतरे थे जो नीचे धड़ से बनाए गए थे, और फिर आखिर में शूद्र उतरे थे। ये तो मैं तो यही कहूंगा लेकिन कि वतन के फिक्र इसके का अंदर क़यामत आने वाली है सर। उनसे मुझे ये मुझे इतना बता दें, लेकिन अब ज्यूरिख का जो इंडेक्स है, हाँ। ज्यूरिख का जो इंडेक्स है वो कहता है कि इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान ने तरक्की की है, इंडिया नीचे गया है। इंडिया बहुत क्या हमारी तरक्की उनको खल रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप ले लेना, तो इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है और इंडिया एक बहुत बड़ी झोंपड़ पट्टी है। इंडिया के अंदर जो है गुर्बत और अफरात शदीद तरीन है। मतलब आप गुजरे ना तो आपको एहसास होता है कि आप गरीब मुल्क में आ गए हैं। आप वागा से आप चलें तो आपको लाखों के हिसाब से सुबह सवेरे सवेरे ट्रेन के दोनों तरफ रफा हाजत करते हुए लोग बैठे होंगे। हमारे यहाँ कभी बचपन में सीन हुआ करते, हमारे बचपन में, अब तो हमारे गांव के अंदर भी हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। इंडिया के अंदर 50% के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनको बैतुल खला मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल सही, ये सूरत हाल है। अच्छा, फिर मैंने तो वो उड़ीसा से, पटना से उड़ीसा तक जाते हुए देखा है, यानी गुर्बत की हालम ये है कि छोटी छोटी 14-15 साल की बच्चियां जो हैं वो लालटेन हाथ लेके खड़ी होती हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर आएगा, रात को 15-20 रुपए दे जाएगा और उनकी जिंदगी को गुजारा हो जाएगा। इतनी गुर्बत है। मतलब बनारस जैसा शहर कि जो उनका खाना काबा है, बदबू से भरा हुआ शहर है। वो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर से आप गुजरें तो उस मंदिर में आपको कीचड़ से पांव बचाने मुश्किल हो जाते हैं, अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाता है। और ये सब ये हालत है। ओमपुरी की वो बात कि उनसे तो छुटकू सा कश्मीर नहीं संभाला जाता। अब कश्मीर में शहादतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, कश्मीर में वो अपनी इंसर्जेंसी नहीं रोक रहा, वो बढ़ा रहा है। जी, ये भी उसकी एक बेसिक वजह यह है कि मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि जिस वक्त इंटरनेशनल एजेंडा बन गया हुआ है ना आजाद कश्मीर का, मुकम्मल एक रियासत के तौर पे, और ताकि हम सीपैक को रोकें, वो ना हो सके। और कश्मीरी भी इस बात को समझ गए, इसीलिए ताज़ा तरीन जो जुलूस निकला है वो भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से निकला है। हिंदुस्तान की गुर्बत, हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान में मतलब है कि हिंदुस्तान ने पहली दफा कॉरपोरेट कल्चर ने जमहूरियत पे मुकम्मल इन्फ्लुएंस किया है। मोदी के आने से पहले कॉर्पोरेट कल्चर इतना हावी नहीं था। नेहरू खानदान एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल फैमिली थी, वो इंडिया के इलाके के लोगों के बारे में सोचते थे। मोदी को उन्होंने पैसे दे के मोदी को एक स्टेटस के साथ, एक सिंबॉलिक इमेज के साथ ऊपर लेके आए, और पैसा लगा है टाटा का, बिरला का, मित्तल का, अंबानी का, इन सारे लोगों का। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर वो हेजेमनी चाहते हैं। अब दोस्त कौन कौन से उसके दोस्त, उसके सारे उन्होंने बना लिए हैं अमेरिका के हवाले से। एक तो अफगानिस्तान है, उसके साथ ईरान है, ठीक है, अमेरिका उसके साथ आता है, इजराइल है। और एक और भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान में, मतलब मैं इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला किया था जिंदगी के अंदर, मेरा ख्याल है कि वो अपने जाती ताल्लुकात कभी भी भारत से खराब नहीं करेंगे, और वो नहीं होने देंगे। अभी देखा रिसेंटली फिल्म हुआ, ये जो फिल्म का मतलब देखे ना आप, इतने बड़े इशू पे आए हैं आप। मुझे बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि आप इंडिया की फिल्में जो हैं बंद हो गई, ठीक है, और इंडिया की फिल्में जो हैं आपने बंद कर दी एक खास इशू के ऊपर। गुजार बात है, आपके बॉर्डर पे अटैक हो रहा था। इंडिया ने गुज़श्ता 50 साल से, हमारा ना कोई टीवी चैनल वहां पर खोल जा सकता है, बिल्कुल ठीक, ना कोई फिल्म दिखाई जा सकती है, हमें खुजली हो रही है। यानी आपने बैन लगाया हुआ है और साथ कमेटी बना रहे हैं। यार को मुनाफिकत की हद होती है। कमेटी किस लिए बना रहे हैं? बैन खोलने के लिए लगा रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक।
और वो हमारा दोस्त है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है बेचारा अजमत रांझा, जी। जिसको उन्होंने वहां उसको बेचारा सेक्रेटरी है कमेटी तो में अजमत शामिल रांझा किया। कमेटी, वो बेचारा ब्यूरोक्रेट है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कितनी फिल्में जिंदगी में देखी होंगी? सर सब मिलके बैठ के सिनेमा में एंजॉय करेंगे फिल्म। मरियम और रंगदेव को क्या पता है? अच्छा नहीं, पहली बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आप बुनियादी तौर पर इस कौम को कहना चाहते हो कि आप बेवकूफ कौम, मैं अपने भारत के तल्लुकात खराब नहीं कर सकता, मैं इस फिल्म की कमेटी बना रहा हूं। कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? खुद बोलो कि मैं फिल्म शाहरुख खान के लेके आना चाहता हूं या फलां की फिल्म लेके आना चाहता हूं, जी। खुद बोलो। यानी कोई हर हद होती है कौम फरोशी की, कोई हद होती है कौम फरोशी की। कि आप भारत के अंदर जाते हैं, उनको तो कोई चैन, वो फिर तो मुझे रशीद साहब की बात ठीक लगती है। वो जो पैमरा के चीफ थे, उन्होंने कहा मेरे पास उन्होंने भेजा नवाज शरीफ साहब ने जी के मालिक को, 4 लोग थे जी। हाँ जी, और जी के मालिक को उनका प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया कि जी के मालिक साहब जो हैं इनको इनका काम कर दें। मैंने आया, मैंने उन्हें कहा फरमाइए, उन्होंने कहा जी हमें 4 चैनल दे दें। मैंने कहा जी, मैं उनका नोट है बकायदा उसके अंदर, उन्होंने लिख के देख गए। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जी अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप भी हमें ऐसे प्रोसेड करें और आप 4 चैनल हमें भी दे दें वहां इंडिया के अंदर जी। उन्होंने कहा अच्छा तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को काबू करना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि मोहब्बतें कहीं और हैं। वो कहते हैं कहां की अंडा कहीं और कुड़कुड़ कहीं, वो वाली कैफियत। भाई आप साफ बताओ कि ये जो तुम लोगों ने पब्लिक प्रेशर के तहत तुम लोगों ने इंडिया की फिल्में बंद की थी, बहुत दिन हो गए, अब मेरी मोहब्बत बहुत चीख चीख के मुझे कह रही है, अब मेरा दिल जो है बिल्लियों बिल्लियों उछल रहा है कि मैं किसी ना किसी तरह इंडिया की फिल्म लेके आऊं। यहां भी बड़े बड़े दीवाने हैं जी, यहां भी बड़े बड़े दीवाने मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। तो जिनको जो चाहते हैं कि जी शाहरुख खान की फिल्म जितनी जल्दी आ जाए, आए सही, उसके बाद बेशक पाबंदी लग जाए। ये हुब्बुल वतनी का जो दौरा पड़ता है, ये हुब्बुल वतनी का दौरा फिर एकदम खत्म हो जाता है सर, इसकी आखिर वजह क्या है? क्या वाकई हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है समझ नहीं इसको टेक अप करने में? समझ नहीं आती। इंडिया के 1 करोड़ 20 करोड़ का गुजारा हो रहा है ना जी, और शुक्र अदा करें इस फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आपको चाइनीज सपोर्ट हासिल है। आप सोच सकते हैं कि मौलाना मसूद अजहर जैसे बंदे के मामले के अंदर चाइना ने कितना बड़ा स्टैंड लिया जी, जिसको अमेरिका ने टेररिस्ट करार दे दिया। यस यस यस, उसने कहा नहीं हम नहीं होने देंगे। और फिर उसके सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं परसों से बयान देख रहा था कि दिल्ली हमसे दूर नहीं है, वो चाइनीज का जो बयान आया है। और तीसरी बात यह है कि ये पूरे का पूरा पैकेज तैयार हो गया था, पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब भी उसके अंदर शामिल थे कि किसी न किसी इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट का स्टेटस दे दिया जाए। चाइना ने कहा नहीं हम नहीं होने देंगे। राइट, ये तो ओबामा साहब जो हैं वो तोहफा, हमने आफिया सिद्दीकी का तो तोहफा लिया नहीं उससे जी, ठीक है। कल भी हमने रिक्वेस्ट की थी, आज 17 है ना जी, अगर 18 हो गई, एक दिन और है, पता नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट खत लिखती है कि नहीं लिखती है। लेकिन एक बात यह है कि चाइना ने यह बात साबित कर दी है कि हम ओबामा का जो आखिरी जो तोहफा इंडिया को देना चाहता था, जो अब ट्रंप भी नहीं दे सकेगा, अगर चाइना उसके अंदर एज अ वीटो पावर मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जी, तो ट्रंप बेशक कुछ कहे, दिल में पेचोताप खाए, हमारे लोग भी पेचोताप खाएं, भारत को न्यूक्लियर पावर का स्टेटस वहां नहीं दिया जा सकता, न्यूक्लियर क्लब में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर क्लब में अगर वो शामिल होगा तो फिर पाकिस्तान भी शामिल होगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइएगा कि कतरी शहजादे से तो मरियम साहिबा के लिए खत लिखवाया जा सकता है, अपने एक सेक्रेटरी के जरिए रिक्वेस्ट करके 4 लाइनें लिख के ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को अगर भेज दी जाए तो आपके पाकिस्तान की बेटी का मामला हल हो जाएगा। पूरी कौम भी यही चाहती है। कतरी शहजादे के ऊपर अभी हमें ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कतरी शहजादे के खत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और आइंदा सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाली है। हमारी प्रोड्यूसर साहब कहते हैं ना कि हम रेगुलर अपडेट देते हैं, लेकिन ये काम हमसे अपडेट सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाज़रीन तो हम बात करेंगे 2 खुशखबरियों की। कौन सी खुशखबरियां हैं? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। सालाना रिपोर्ट जमा ना कराने वाली 471 एनजीओज को मुअत्तल कर दिया गया है। कितना इंपॉर्टेंट फैसला है, बात करेंगे और ये साहब से। और ये सब कितना आम फैसला है और कितनी बड़ी खुशखबरी है ये? असल में ना ये फैसला बिल्कुल वही है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।
देखिए, एक हमारे होते थे वजीर शेर अफकन नियाजी साहब, बड़े कमाल के जी 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 जी। शेर अफकन नियाजी साहब, मैं उस ज़माने में डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर और वुमेन डेवलपमेंट था। जिस ज़माने में शेर अफकन साहब जो थे वो वजीर थे फेडरल गवर्नमेंट के, और शेर अफकन साहब ने चाहा था कि ये NGOs को मैं करने के लिए नकेल कानून के अंदर लाने के लिए मैं एक अच्छा सा कानून बना जाऊँ। जी पूरे पाकिस्तान से हमने आरानी और पूरी दुनिया से हमने NGOs के कवानीन लिए, यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसा गरीब मस्कीन मुल्क जो उस वक्त था, अब तो पता नहीं क्या चीज़ होता जा रहा है जी, उससे भी हमने मंगवाए। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पाकिस्तान की तरह शुत्र बेमहार NGOs हो। बांग्लादेश में अगर कोई टिकट भी कोई लेके इस्तेमाल करना चाहे ना, तो उसको बताना पड़ता है कि मैं टिकट फला एम्बेसी से या डोनर से लिया है। जी पाकिस्तान में डोनर्स के बकायदा डोनर ग्रुप बने हुए हैं। पाकिस्तान में एक आगा खान रिसोर्स सेंटर है, जी। उसके अंदर वो बकायदा डोनर्स लिस्ट शाया करता है, जी। जिसके अंदर पाकिस्तान में कुछ 40-41 के करीब एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं। राइट। वो लोग वो अब यहाँ लोगों को इमदाद देते हैं। MD वासा में जब था वहाँ पर कोयटा में, तो जितने पैसे हमने वासा में सीवेज सप्लाई की लाइंस बिछाने के लिए लगाने थे, उससे 2 गुना पैसे NGOs को दिए गए थे लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। अच्छा। और नॉर्वेजियन एम्बेसी के और डच एम्बेसीज के और ये वो, ये क्या है भाई, तुम हिसाब जमा कराओ, वो पाबंदी लाओ, भाई तुमको कानून तो लेके आओ। आप अंदाजा करें कि शेर अफगन कानून नहीं ला सका था, इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था उस जमाने के अंदर। अच्छा। मुशर्रफ भाई, जी जी, वो परवेज मुशर्रफ के दौर मुशर्रफ में का थे, तो जी सिविल सोसाइटी तो थी मुशर्रफ की, जी, जो आज तक उसके पीछे चली आ रही है। मोमबत्ती गैंग। हाँ, बेशक अपना उससे 2 बोतलें शराब की भी निकले तब भी सिविल सोसाइटी है, ठीक है ना। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता आप इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन मसला ये है कि वो नहीं ला। ये जो खबर है ना, मुअत्तल कर दिया, ये कर दिया, वो कर, चलो निसार थोड़ा सा गरजते हैं, चमकते हैं, बरसते हैं, वो NGOs फिर, अब ये सारी NGOs, ये इस्लामाबाद का है क्या कल्चर? NGO कल्चर है, NGO कल्चर। और आप क्या है, ये NGO क्या है? किसी ब्यूरोक्रेट की बीवी होगी, उसने कोई NGO बनाई होगी, किसी ब्यूरोक्रेट की कोई बेटी होगी, ठीक है, किसी का कोई लाडला दामाद होगा, किसी कोई जनाब किसी जज के रिश्तेदार होगा, कोई किसी जर्नैल का अपना भतीजा भांजा होगा। इन सारों ने मिलकर वहां पर कंसल्टेंसी फर्म्स और NGOs और ये अब कर क्या है, वो हम पाकिस्तान के करिकुला को रिव्यू कर रहे हैं। तुम्हारे करिकुला को रिव्यू करने की तुम सब्सटेंशियली क्या काम कर रहे हो? एक बार यूनिसेफ के साथ मुज़ाकरा हुई, उन्होंने कहा मेरे साथ, मुझे कहा जी हम अवेयरनेस के पैसे देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लेता हूं। किसी भी बंदे को ये बताना कि तुम्हें भूख लगती है और लगी हुई है और रोटी ना देना, इसका मतलब यह है कि आप तो उसको परेशान करते हो। बिल्कुल ठीक है। लाइव कॉल हम लेना शुरू कर रहे हैं जनाब। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आज के मौजू पर ही बात कीजिएगा। सबसे पहले कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम, अरसलान बात कर रहा हूं रावलपिंडी से। अस्सलाम जी अरसलान, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने 2 बातें करनी थी। एक ये मुझे ये बता दें कि आज मैंने कहीं पढ़ा है सोशल मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई वो इस्तिस्ना वाला जो मामला है कि यूके की पार्लियामेंट में एक दफा हुआ था कोई इस तरह, तो उन्होंने कहा था कि करप्शन के ऊपर इस्तिस्ना हासिल नहीं है। एक मैंने ये पूछना था कि वाकई पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट अप्लाई होगा या नहीं। और दूसरी बात ये कि ये NGO के ऊपर जितना खुला छोड़ा हुआ ना, ये कहते हैं मदरसों के ऊपर नजर रखें, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जरूरत है कि NGO के ऊपर नजर रखें, ज्यादा दहशतगर्द हुआ। 471 को भी मुअत्तल कर दिया है, अब इससे बड़ी बात क्या होगी? और ये सब पहले बुनियादी तौर पर जो दिया गया है, पूरी की पूरी इसके ऊपर पूरी केस लॉ मौजूद है। इस्तिस्ना बुनियादी तौर पर इसलिए दिया जाता है, 3 वजूहात की बुनियाद पर दिया जाता है। एक तो इसलिए दिया जाता है कि अगर आप वहां पर किसी बंदे के बारे में कोई ऐसी बात कहें जो कि उसको डिफेम करने वाली हो, तो आपको वो हद के कानून में ना खींच सके। दूसरा यह है कि अगर अदालत के बारे में आपको रिमार्क्स ऐसा दें जो तो आपके तौहीन अदालत के मामले में ना हो। और तीसरा ये होता है ताकि आप खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं, फ्रीडम एक्सप्रेशन की, अगर कोई ऐसी बात हो तो वो आप ना उसको काट सके, स्पीकर हज़फ करवा सके, फौरन रिकॉर्ड से राय कर सके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप वहां खड़े होकर कहें कि मैंने और या मकबूल जान ने फलां बंदे को कत्ल किया था और आपको अदालत ना बुलाए। हो नहीं सकता। जब आप कहें कि जी फलां बंदे ने 5,000 रुपया करप्शन किया है या 5 करोड़ रुपया करप्शन किया है और ये अदालत आपको ना, ये तो बेसिकली इसके ऊपर तो इस्तिस्ना है ही नहीं। बिल्कुल सही है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खान बात कर रहा हूं। वालेकुम सलाम जनाब, क्या कहना चाहेंगे, फरमाइएगा।
दो मुख्तसर सी इंतहाई गुजारिशात हैं, फिर एक सवाल है। जी जी। पहली गुजारिश ये है कि आपका जो चैनल है नियो, ये स्मार्ट टीवी के ऊपर नहीं आ रहा। बहुत दफा कंप्लेन की है, लेकिन हम बिल्कुल आपकी ये बात एडमिन तक पहुंचा देंगे, आप सवाल कीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक और गुजारिश है कि जो मौलाना तारिक जमील साहब का प्रोग्राम सुबह आता है, अभी मैं उसका प्रोमो देख रहा था, उसके बीच बीच में म्यूजिक चल रहा है, वो नुसरत फतेह अली खान। अच्छा, आपकी ये गुजारिश भी पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप सवाल कर लें। मेहरबानी करके वो भी हटा दें। सवाल मेरा ये है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत जो खत नहीं लिख रही है आफिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, जी जी, तो क्या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि ये जो लोग इसमें मुलविस हैं वो डर रहे हो कि अगर वो रिलीज हो जाए तो उनका जो है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जनाब ताहिर खान साहब, एबटाबाद से आपने कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी के लिए गवर्नमेंट शायद इसलिए खत नहीं लिख रही कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, कल को वो रिलीज हो जाती हैं तो उनका नाम लिया जा सकता है ओपनली। बड़ा ये बात बड़ा है ना, वैलिड पॉइंट और वो बता देंगे। लेकिन हमें क्या है जी, मुल्ला अब्दुल ज़ईफ ने सबका नाम लिया, मुझे फलां ने भेजा, हमें क्या है? हम तो मुशर्रफ साहब तो खुद लिखते हैं कि हमने पैसे कमाए लोगों को बेच के। बिल्कुल ठीक, तो हमें क्या, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आदमी में हया ना हो, शर्म ना हो, तो फिर जो चाहे करता रहे। एब्सोल्युटली राइट जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? सर मैं आसिफ बोल रहा हूँ शोरकोट सिटी से। जनाब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा और एक गुलजान सर ये सवाल है कि यमन यानी गज़वा हिंद की बात करते हैं जी। तो सर ये हम लोगों ने अफगानिस्तान जिहाद में भी हिस्सा लिया, अब हम लोग दहशतगर्द हैं, हमें तो समझ नहीं, यानी मेरा बेटा है वो फौज में जाना चाह रहा है और अच्छा। हमारी फौज है कभी मुसलमानों पे यानी अफगानिस्तान में भी पार्टिसिपेट करती रही है। हमें तो अब समझ नहीं आ रही कि हम अगर अफगानिस्तान इसमें गज़वा हिंद में अगर हिस्सा लेना चाहें तो किस तरह से लें। पहली बात है फौज में जाना चाहिए उसको जी। जाहिर बात है पाकिस्तान की फौज जो है वो जाहिर बात है कि वो एक जैसे बाकी नौकरियां वैसे फौज की नौकरी, ऐसी बात नहीं जैसे बाकी। देखिए हम लोग अक्सर समझते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ फौज ही ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए होती है, तरक्की और या पाकिस्तान के दिफा के लिए, या पाकिस्तान में हर कोई पाकिस्तान का दिफा करता है। वो एक शख्स जो कि BRP नहर के अंदर उसके पुश्ते मजबूत करता है, वही पाकिस्तान का दिफा कर रहा होता है। वो एक शख्स जो कि पाकिस्तान की सड़क को ठीक करता है और उसको रोड के ऊपर बिछाता है ताकि उसके ऊपर से पाकिस्तान की कॉन्वॉय गुजर सके, दिफा को, वही पाकिस्तान का दिफा करता है। बिल्कुल ठीक। वो एक शख्स जो कि इस बाढ़ बिछा रहा होता है, वही पाकिस्तान का दिफा करता है। जो पाकिस्तान की किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा होता है ताकि ये व्हीकल्स चलती रहें, ताकि ये जहाज उड़ते रहें, जो वो भी पाकिस्तान का दिफा करता है। पाकिस्तान का दिफा सिर्फ फौज है, पाकिस्तान का दिफा होगा। और जहां तक गज़वे हिंद का तल्लुक है, जब गज़वा हिंद आएगा ना तो गज़वा हिंद के कमांडर अपनी फौज तरतीब दे लेंगे, आप उस वक्त का इंतजार करें। बिल्कुल ठीक है जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कदीर बात कर रहा हूँ जी। अब्दुल कदीर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? और ये साहब से पूछना था कि आज एक खबर चल रही थी कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई को शकील आफरीदी की रिहाई से मशरूत किया गया है, तो क्या ये सही है और क्या ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि हम शकील आफरीदी के लिए हम करेंगे रिहाई करने के लिए, लेकिन मसला सारा ये है कि ओबामा जो है उसने कुछ लोगों को रिलीज किया है और उसमें मैं बताया था कि उसने यमन के 10 में, तो आफिया सिद्दीकी के लिए भी खत लिखा जाए अगर, तो वो जाती दफा कर सकते। कोई समझते हैं कि अमेरिका एक रेडिकल चेंज आने वाली है 20 तारीख के बाद, और ऐसी चेंज होगी कि जिसके अंदर ये इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जा सकेंगे, तो शायद ओबामा ये करना चाहता है। अब सिर्फ एक दिन रह गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा मुजाहरा जो है वो व्हाइट हाउस के बाहर होने वाला है। अच्छा जी हाँ, किस सिलसिले? मैं जब वहाँ अमेरिका में था तो 3 लाख औरतों ने दस्तखत कर दिए थे जो कि ओबामा के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ निकालेंगे, और वो 1 मिलियन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर। अच्छा। और ये अमेरिका की तारीख में पहली दफा होगा। उत्थे भी तरना एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कौन सा? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान संधू है जी, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। सिद्धू साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी ऑनलाइन फेसबुक पे बैठा हुआ था जी जी, तो मैंने फिर उसी पे देखा कि भैंसा के नाम से एक और पेज बन गया जिसमें उनका डीपी भी डिफरेंट है, और वही बात उनकी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दोबारा से उन लोगों ने गुस्ताखी करना शुरू कर दिया। अगर अभी आप फौरन देखें तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये सॉरी, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बस अपडेट करनी थी। औरिया साहब तक पहुंच गई ये बात जी। औरिया साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान की IT की जो हेड हैं अनुषा रहमान, हमने आज से 3 साल पहले IT डिपार्टमेंट के
अरबाब को खत लिखा था कि ये हो रहा है। टीम कहता गई थी, जाती तौर पे उन IT के हेड को बात की थी जो बैठे हुए हैं, वो उसको बड़ी आसानी से लोकेट कर सकते हैं। आज के दौर में IP एड्रेसेस ढूंढना, आज के दौर तो एक दफा आप मोबाइल आपने इस्तेमाल कर लिया हो तो उसकी लोकेशन से हर चीज पता चल जाती है। GPS है जी, फौरन ट्रेस हो जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये काम करे, और गवर्नमेंट अगर नहीं करती तो मैं समझता हूं कि अज़ाब इलाही का मुस्तहिक है वो। और एक बात याद रखें, लोगों को पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए कि ये जो लोग हैं ना, ये करते हैं, ये इनसे छुपता नहीं है। ये ऐन वक्त में जब हालत नशे में होते हैं ना, तो वे डींगे मारते हैं खड़े के महफिलों में, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। और उनकी महफिलों में लोग उठते बैठते हैं, लोगों को लोग बताते हैं कि फलां ये करता है। मसला है कि बचाएं इस सारे इस तस्वर में जो कुछ हो रहा है जी। मैंने उस दिन भी आज तक कितना सा पहले वार्न किया था कि बांग्लादेश ना बनवाएं, इस मुल्क को कंट्रोल करें, बंद करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खुरम शहजाद लाहौर से। जी खुरम साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? जी मेरा सवाल है कि ये सीरिया के लोग जहां बैठे हुए हैं, इनकी हेल्प कौन कर रही है, और हम इनकी हेल्प करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और ये सब देखें, उनकी हेल्प पहले जाता है कि मुहाजिरीन की हेल्प तो हो रही है जी। टर्की भी कर रहा है, और जगह भी जा रहे हैं, सऊदी अरब में भी, मैं तो मलेशिया भी जा रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं मुजाहिदीन जा रहे हैं। तो आप कोई ऐसी देखिए मसला आ जाए कि मैं आप किसी के बारे में कह नहीं सकता कि कौन है वहां पर। और जहां तक वो लोग हैं, वो खुद उन्होंने एक बड़ी अच्छा आर्टिकल मैंने पिछले दिन पढ़ा कि सीरिया के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे बशार अल-असद के खिलाफ, ये बड़े अच्छी तरह कामयाब थे हलब के अंदर। इन्होंने जब से फॉरेन लोगों को बुलाया अपनी मदद के लिए, ये बेचारे मारे गए हैं। अच्छा, हाँ। अमेरिका थोड़ी देर के लिए आया, फिर रूस आ गया, फिर उसके बॉम्बे अमेरिका पीछे हट गया, रूस ने उनको तबाह बर्बाद कर लिया। जब तक वो अपनी इंसर्जेंट लड़ाई लड़ रहे थे, ज़ाहिर बात है बशार अल-असद 10% अलवी है ना, उनका नुमाइंदा था ना, 90% तो और लोग थे, तो बड़ी आसानी से बशार अल-असद को हुकूमत से उतार सकते थे। इस्लामी फौजी इत्तेहाद किसी काम आ सकता है हमारे मुसलमानों का जो फंसे हुए हैं? ये राहिल शरीफ साहब जवाब देंगे। ना मेरी इतनी तनख्वाह है जितनी राहिल शरीफ का मिल रही है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, वो भी एक खुशखबरी थी, मजहबी फिरका वारियत में तकरीबन 20% कमी आई है। 2015 और 2016 के आदादो शुमार का अगर तकाबली जायजा लिया जाए, क्रेडिट किसको जाता है? अल्लाह का शुक्र है। देखिए बात सुने, पहली बात, मजहबी फिरका परस्ती जो है ना, ये हमारी पूरी 1400 साल की चली आ रही है, और इसमें सिर्फ कमी कर सकता है तो वही है कि तुम्ही ने दर्द दिया था तुम ही दवा दोगे। जिन उलमाए कराम ने इसको शिद्दत पसंदी की इंतहा तक पहुंचाया है, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम काफर हो, तुम्हारे साथ नकाह नहीं हो सकता, तुम्हारा नकाह बातिल हो जाएगा, वही इसको ठीक कर सकते हैं। मैं अगर बहैसियत एक अहले सुन्नत के अगर मौलवी हूँ और मैं कहता हूँ कि आज हमारा वो शिया अहले तशय्यो का आदमी जो है वो मारा गया है, तो हम सब उसकी जमात जनाजा पढ़ेंगे, और अहले तशय्यो कहें कि आज फलाना हमारा सुन्नी भाई मारा गया है, तो हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ एक दिन के अंदर ख़त्म हो सकता है। यही करेंगे और यही सूरत हाल है, और किसी का ये दर्द जिसने दिया है उसी दवा दे सकते। ऑपरेशन ज़रबे अदब को तो क्रेडिट जाता है। देखिए ऑपरेशन ज़रबे अदब का उस तरफ था, इस तरफ इनका इतना नहीं था, लेकिन अगर आप ये कहें कि उसकी वजह से हुआ है, हम क्रेडिट देने को तैयार हैं, लेकिन मैं परमानेंट सोल्यूशन की बात करता हूं, वो उन्हीं के पास है। परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपने औरिया साहब के कमेंट सुने। अगर आप फीडबैक देना चाह रहे हैं तो हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मेज़बान जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।